हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित शर्मा नए वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही पार्ट 2 है, जिसमें हम गॉस थ्योरम के बारे में बात करेंगे। और गॉस थ्योरम को समझने से पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझेंगे। ये चैप्टर में एंटर करने की प्रक्रिया होती है, जिसके अंदर हमें पहले बहुत सारी चीज़ें जो मुख्य बातें होती हैं उन्हें समझना होता है। तो आज हम यहीं से शुरुआत करेंगे। चलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझना है। गॉस थ्योरम का पार्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले कुछ चीज़ें हमें समझनी है। जैसे हम समझेंगे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है? किसी भी सरफेस में, किसी भी प्लेन में, किसी पॉइंट को ऑब्जर्व करने के लिए कोऑर्डिनेट लिए जाते हैं। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम क्या करते हैं? उस पॉइंट की पोजीशन को व्यक्त करते हैं। जैसे ये आपका मूल बिंदु है, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, और ये हमारे ये ओरिजिन हो गया। और यहाँ पर हमने ऐसे परपेंडिकुलर खींचा तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x हो गई, और यहाँ पर जब हमने ये खींचा तो ये वाली डिस्टेंस हमारी y हो गई। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम से बनी है। अगर हम इसको वेक्टर r लें, OP को वेक्टर r से शो करें, तो वेक्टर r के कंपोनेंट क्या होंगे? x एज ए मैग्नीट्यूड, और x एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर यूनिट वेक्टर i कैप, और इधर j कैप है, तो यूनिट वेक्टर i कैप प्लस y j कैप। ये हमारा पोजीशन वेक्टर OP हो गया, जो पॉइंट P को डिनोट कर रहा है, और 2D कोऑर्डिनेट के अंदर हम इसको समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से एक होता है एरिया वेक्टर। क्षेत्रफल सदिश। नॉर्मल रूप से हम क्षेत्रफल को स्केलर क्वांटिटी मानते हैं, पर यह होती वेक्टर क्वांटिटी है। किस तरीके से होती है इसे हम आज समझेंगे। जैसे मान लिया हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, यहाँ पर 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया हमने, ये वाला, ये x, ये y और ये z। मान लिया एक सर्किल है जो कि आपका xz प्लेन में है। xz प्लेन में एक सर्किल स्थित है, ठीक है नहीं? अब सर्किल का ये जो एरिया है, ये वाला, ये एरिया बन गया A। इसका हमें क्या चाहिए? वेक्टर चाहिए, एरिया वेक्टर। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे? इस पर हम वेक्टर अप्लाई करेंगे। वेक्टर क्या होगा? यह होता है तल के लंबवत सदिश को हम एरिया वेक्टर कहेंगे। यहां से हमने इस तरीके से परपेंडिकुलर डाला, तो यह हमारा बन गया वेक्टर A। ये इसका क्षेत्रफल सदिश है। अब क्षेत्रफल सदिश ऊपर ही क्यों लिया? इसके नीचे भी तो है लंबवत 90 डिग्री पर, इसके नीचे भी तो है, पर हमने ये वाला नहीं लिया। ये नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? क्षेत्रफल सदिश हमेशा तल के लंबवत बाहर की ओर होता है। तल के लंबवत बाहर की ओर, हमेशा ध्यान रखना।
अब लंबवत बाहर की ओर क्यों हमने कहा है, इसका मतलब क्या हुआ? बाहर और अंदर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये बाहर है और ये अंदर है? आप ये समझिएगा, जहां पर प्रेक्षक खड़ा हुआ है, प्रेक्षक जिधर से देख रहा है, वो दिशा ही आउटसाइड होगी, बाहर की ओर होगी। तो क्षेत्रफल सदिश किधर होगा? तल के लंबवत होगा और ऑब्जर्वर को देखते हुए होगा, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो आप देखेंगे जरा, ये क्या है, हम यहां पर बाहर खड़े होकर बात कर रहे हैं, तब तो आपका ये वाला हो जाएगा, और अगर हम नीचे खड़े होकर बात करते तो नीचे हो जाएगा। फिलहाल हम इसकी बात करते हैं। यहां पर क्षेत्रफल सदिश क्या होगा? मान लिया हमने यहां पर एक स्मॉल सेगमेंट लिया, स्मॉल सेगमेंट क्या हो जाएगा? डी वेक्टर ए, सही है नहीं? तो यहां पर क्या बात बन जाएगी आपकी? डी ए, ये क्या होगा? मैग्नीट्यूड इनटू एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर। अब ये किस दिशा में है? हमारे y के पैरेलल है, तो y पर क्या होगा? जे कैप। अगर हमें होल सर्किल की बात करनी है तो हम क्या करेंगे? क्लोज्ड पाथ इंटीग्रेशन लेंगे, डी वेक्टर ए इक्वल टू डी ए जे कैप। अब मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इसका? डी वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि सर्किल है, सर्किल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर जे कैप। हमने इसकी जो रेडियस है ये स्मॉल आर मानी है, इस कारण इसका क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर जे कैप। अब बात ये आती है कि नीचे वाला कब लेना है और ऊपर वाला कब लेना है। ये सब एक दो और एग्जांपल लेते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हम क्या करते हैं, अब एक दूसरा लेते हैं हम प्लेन। हमने ये वाला लिया एक्स वाई और जेड, यहां पर हमने सर्किल लिया था, यहां पर हम क्या लेते हैं? स्क्वायर लेते हैं। स्क्वायर। अब इसका हमारे पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड के सॉरी, यहां पर एरिया वेक्टर किस साइड में होगा? तो ये वाला एरिया। अब हम इधर किधर खड़े हुए हैं? हम इस साइड में बोर्ड के फ्रंट में खड़े हैं, सामने अपोजिट, बोर्ड के अपोजिट साइड में खड़े हैं। तो यहां पर जो इसका परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल होगा। अब इसका नॉर्मल किधर होगा? ये वाला होगा, इस दिशा में। ये वाला हो गया ना, बाहर की साइड में, इस तरीके से, सही है? तो यहां पर अगर इसका एरिया हमने एस लिया है, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? स्क्वायर। इसकी ब्रांच क्या हो जाएगी? इसकी साइड ए साइड है, इसकी एक भुजा ए की है, स्मॉल ए लंबाई की है। तो और यहां पर हमने एक स्मॉल सेगमेंट ले लिया डी एस। एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? डी एस वेक्टर इक्वल टू डी एस। अब यूनिट वेक्टर है, वेक्टर है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? इसकी दिशा बतानी पड़ेगी। दिशा किधर होगी? इसकी लंबवत। जेड हम ऐसे खींचते हैं, पर एक्चुअल पोजीशन तो जेड की ये वाली होती है, इस तरीके से आउटसाइड में। तो ये वाली क्या हो जाएगी? के कैप, क्योंकि एक तो ये वाली है और ये वाली, ये जेड अक्ष है और ये इसका एरिया है। तो ये दोनों पैरेलल हो गई, तो यहां पर क्या हो जाएगी? डी एस के कैप। अब क्लोज्ड पाथ इंटीग्रेशन लेते हैं इसका, डी वेक्टर एस। क्लोज्ड पाथ क्यों लिया? क्योंकि इसकी चारों भुजाएं पूरी तरीके से बंद हैं, इस कारण क्लोज पाथ इंटीग्रेशन लिया, बंद पथ समाकलन। तो ds क्या हो जाएगा? यहां पर भुजा का वर्ग, साइड स्क्वायर के कैप। और साइड कितने की है? स्मॉल ए लंबाई की है, ए स्क्वायर के कैप, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ds। सही है? अब इसी तरीके से हम एक तीसरा लेते हैं। अभी हमने सर्किल लिया, अब यहां पर हमने क्या लिया? स्क्वायर लिया। अब इसी तरीके से हम एक क्यूब लेते हैं। क्यूब को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। एरिया वेक्टर को समझना इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहां पर यूनिट वेक्टर आई कैप, यहां पर यूनिट वेक्टर जे कैप और यहां पर यूनिट वेक्टर के कैप हो जाता है। अब हमने यहां पर एरिया लिया, तो क्या करेंगे हम?
क्यूब लिया एक तरीके से, तो क्यूब में ये वाली पोजीशन हो गई हमारी, यहां पर ये हमारा क्यूब बन गया। और क्यूब की भुजा कितनी होती है, साइड कितनी होगी, स्मॉल ए लंबाई की साइड मान ली। अब यहां पर स्थिति आप देखिएगा, एक साइड ये वाली है, एक साइड ये वाली है, ठीक है नहीं, ये थर्ड साइड हो गई, ऊपर वाली छत तो हो गई, ये नीचे वाला फ्लोर हो गया, ठीक। अब एक साइड कौन सी बनी आपकी, आपकी एक साइड तो ये वाली बन गई, ठीक है नहीं। अब दूसरी साइड हमारी बन गई इसके बाहर वाली, सही है नहीं, ये पीछे वाला हिस्सा है, ये आगे वाला हिस्सा है, दो एरिया बन गए। अब यहां पर हमें पोजीशन वेक्टर लेना है, पोजीशन वेक्टर क्यूब के अंदर, ये हमारा कौन सा है, क्यूब है। तो अब जरा देखेंगे, इस सरफेस की बात करते हैं, सेकंड सरफेस की। सेकंड सरफेस में स्मॉल सेगमेंट हमने ds लिया, तो यहां पर इस दिशा में परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, हम इस क्यूब के बाहर की साइड में खड़े हुए हैं। बाहर की साइड में खड़े होने के कारण इस साइड में d वेक्टर s आ जाएगा। अब जरा इसे एक बार समझ लें आप कि किस तरीके से बात करना चाह रहा हूं। ये हमारा क्यूब है, एक डिब्बी ले ली मैंने, ठीक है नहीं, ये क्यूब है। अब यहां पर देखेंगे, ये तो इसके अंदर वाला हिस्सा है, ठीक है नहीं, मैं अंदर नहीं खड़ा हूं, मैं बाहर की साइड में खड़ा हूं। बाहर की साइड में हम खड़े हैं और इसे हमने इस तरीके से रखा हुआ है, सही है। तो अब आप ये समझिएगा, बाहर की साइड में खड़े होकर इस पर परपेंडिकुलर खींचना है, तो इस पर परपेंडिकुलर ये वाला हिस्सा होगा या नहीं, सही नहीं। तो ये वाला परपेंडिकुलर जो ऑब्जर्वर की साइड में हम यहां से देख रहे हैं, ये ऑब्जर्वर की साइड में है, तो ये परपेंडिकुलर इसका एरिया वेक्टर कहलाएगा। अब जब हम इधर बात करेंगे, तो अब हम इधर से देख रहे हैं, तो इसका एरिया वेक्टर ये परपेंडिकुलर साइड होगी, इसका एरिया वेक्टर इस साइड में आएगा। क्लियर। तो इस तरीके से दोनों अलग अलग साइड में परपेंडिकुलर होंगे, इधर का एरिया वेक्टर ये वाला, इधर का एरिया वेक्टर ये वाला। अब बात यह आ जाती है, ऊपर वाली की बात करते हैं। यहां पर एरिया वेक्टर कौन सा होगा, क्योंकि हम ऊपर से देख रहे हैं, तो यहां पर एरिया वेक्टर ये वाला होगा। आप ये समझिएगा, ये आ रही बात समझ में। अब इसके अपोजिट साइड नीचे है, तो नीचे वाला एरिया वेक्टर कौन सा हो जाएगा, यहां पर ये वाला एरिया वेक्टर ये हो जाएगा। यहां पर खड़े हम नीचे से देख रहे हैं ना, यहां से, तो ये वाला एरिया वेक्टर ये वाला होगा, ये वाला एरिया वेक्टर होगा नीचे की साइड में, सही है नहीं। अब बात आ जाती है इस साइड में, ठीक है ना। यहां पर भी हम देखेंगे तो इधर से ही देखेंगे, ऑब्जर्वर बाहर से ही देखेगा, तो इस तल पर परपेंडिकुलर किधर होगा, ये वाला परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर है। जब ये परपेंडिकुलर होगा तो इसका पोजीशन वेक्टर इस साइड में होगा, और इसी तरीके से इस साइड का पोजीशन वेक्टर इस तल का इधर होगा, सही है नहीं। तो जिधर से हम देख रहे हैं परपेंडिकुलर, उस साइड से डाला जाता है। तो आप ये समझिएगा, इस साइड में वेक्टर ds इधर आ गया। अगर हम यही वेक्टर ds इस साइड में लें, यहां पर, तो यहां पर पोजीशन वेक्टर ये होगा, ठीक है नहीं। और अगर हम यहां पर लें, तो इस साइड में पोजीशन वेक्टर ऊपर की तरफ जाएगा, वेक्टर ds। और अगर हम नीचे की साइड में लेंगे, तो यहां पर वेक्टर ds हमारा नीचे की साइड में जाएगा, ds वेक्टर। क्लियर। तो अब किसी भी एक साइड के देखेंगे, आगे वाला जो रेडिश है ये बाहर वाला है, ये बाहर वाले का इस साइड में जाएगा, बाहर आउटसाइड में, सही है नहीं। और अंदर वाला प्लेन है, उसका अंदर की साइड में जाएगा, बोर्ड के अंदर परपेंडिकुलर। तो हर एक 6 साइड है, 6 साइड में 6 दिशाओं में वेक्टर ds होंगे। अब एक बात ध्यान रखने वाली है, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, यहां पर ये एक स्क्वायर है, जो क्यूब होगा वो 6 स्क्वायर से मिलकर बना होगा। हर एक जो क्या कहेंगे, इसकी हर एक प्लेट जो होगी
इसकी 6 साइड्स होती हैं, 6 की 6 साइड स्क्वायर होंगी, सही नहीं? जब स्क्वायर होंगी तो यहां पर जो होगा हर एक का स्क्वायर होगा। जैसे आप ये समझिए, हमें क्लोज पाथ इंटीग्रेशन वेक्टर ds लेना है, तो यहां पर ds, ये साइड कौन सी है? x, तो ये वाली किधर जाएगी? ds x कैप, या इसको हमने क्या कह सकते हैं? ds i कैप कह सकते हैं। अब यहां पर स्क्वायर है और इसकी साइड कितनी है? a, तो यहां पर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर x कैप, अगर i कैप लेती है तो a स्क्वायर i कैप, ये आपका होगा, ठीक है नहीं? अब अगर वेक्टर ds यहां पर लेते हैं, क्लोज्ड पाथ इंटीग्रेशन वेक्टर ds इस साइड के लिए, इस साइड के लिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ds, ये क्या है? माइनस एक्स डायरेक्शन में, तो यहां पर माइनस एक्स कैप हो जाएगा, या हम क्या कह सकते हैं? ds माइनस i कैप। क्लियर? तो यहां पर भी मान वही आ जाएगा, क्या हो जाएगा? ds का a स्क्वायर माइनस एक्स कैप, क्योंकि ये क्या है? ये वाली भी साइड स्क्वायर है और ये वाली भी साइड स्क्वायर है। ऐसे ये ऊपर वाली हो जाएगी, ये नीचे वाली हो जाएगी। अब नीचे वाले का क्लोज पाथ इंटीग्रेशन लेंगे तो वेक्टर ds क्या हो जाएगा? ds, नीचे की साइड में कौन सा आएगा? ऊपर प्लस वाई है, नीचे माइनस वाई, तो यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस जे कैप, या माइनस वाई कैप कर सकते हैं यहां पे। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? a स्क्वायर माइनस जे कैप। यहां पर क्या हो जाएगा? क्लोज पाथ इंटीग्रेशन वेक्टर ds इक्वल टू ds जे कैप, इट मीन्स a स्क्वायर जे कैप। जहां तक है क्यूब के अंदर हमारा एरिया वेक्टर किस तरीके से निकलेगा वो हमने यहां पर बता दिया है। तो हमारी 3 कंडीशन हो गई। हमने सर्किल के लिए काम किया, स्क्वायर के लिए काम किया, क्यूब के लिए काम किया। इसी तरीके से एक और साइड आती है, वो आती है सिलेंडर। सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल में क्या होगा? हमने इस तरीके से एक ये लिया सिलेंडर, ये हमने एक्सिस ले ली, यहां पर हो गया सिलेंडर, सिलेंडर CYCL आएगी यहां पे। अब यहां पर देखेंगे ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ठीक है नहीं? अब यहां पर आप ये समझिएगा एक तरीके से ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है नहीं? ये सिलेंडर है। अब इसके अंदर एक सर्किल ये वाला है, एक सर्किल ये वाला है, और ये पूरी की पूरी लेंथ है। आप ये समझिएगा, सही है नहीं? 3 एरिया हो गए, एक एरिया, 2 एरिया और ये तीसरा एरिया, ठीक है नहीं? अब यहां पर आपको परपेंडिकुलर कैसे लेनी है आप ये समझिएगा। यहां पर हमने एक तरह से ये ले लिया S1 एरिया, ये हमने ले लिया S2 एरिया, और ये पूरा का पूरा S3 एरिया एक जैसा होगा। कैसे भला ये एक जैसा ही कैसे हो रहा है आप समझिए इसे। आप इसे देखिएगा, ये सर्किल है, ठीक है नहीं? अब इस सर्किल पे हम आउटसाइड में खड़े, क्लियर? आउटसाइड में खड़े हैं तो यहां पर जब हम देखेंगे तो यहां पर इसका जो सिस्टम होगा वो इस तरीके से है। इसे हटा देती है, परपेंडिकुलर इधर है, ये वाला परपेंडिकुलर दिख रहा है, सही है नहीं? तो ये इसका वेक्टर पोजीशन हो गई, वेक्टर पोजीशन मतलब एरिया वेक्टर हो गया। अब इसी तरीके से यहां पर देखेंगे, यहां पर ये वाला एरिया वेक्टर हो गया। अब दूसरी बात आ गई, अब इस लेंथ पे पहुंचे। इस लेंथ पे आप समझिएगा, ये लेंथ है, चाहे हम स्मॉल सेगमेंट कहां ले रहे हैं, यहां पर ले रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। आप कहीं पर किसी भी पॉइंट पर लेंगे, वहां पर परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये परपेंडिकुलर इस तरीके से आपका पहुंचेगा, इस तरीके से देखिएगा। किसी भी जगह पर लें, हम यहां पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये पूरा का पूरा एरिया S3 हुआ, क्लियर है? अब यहां पर हम क्लोज्ड पाथ इंटीग्रेशन लेते हैं। क्लोज पाथ इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ? इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेट करना, इसका सम करना, सभी छोटे छोटे पार्ट्स के एरिया का सम कर दें तो वो हमारे इंटीग्रल हो जाएगा या नहीं? इंटीग्रेट कर देंगे उसे। अब सामने देखिएगा, यहां पर हमने क्या किया, एक स्मॉल सेगमेंट लिया जैसे हमने वेक्टर ds का,
वेक्टर ds का परपेंडिकुलर वेक्टर एरिया कौन सा हो गया, एरिया वेक्टर, वेक्टर ds इस साइड में मिल गया, यहां पर इसका इस साइड में मिलेगा वेक्टर ds, और अगर हमने यहां पर लिया है तो यहां पर परपेंडिकुलर वेक्टर ds ये वाला होगा, और अगर हमने यहां पर लिया है तो इसका वेक्टर ds यहां पर होगा। क्लियर है? अब इस तरीके से 3 एरिया मिले, इन तीनों एरियाज का इंटीग्रल भी बड़े मजेदार होगा। अब जरा देखेंगे, यहां पर ये वाला लिया तो यहां पर क्लोज्ड पाथ इंटीग्रेशन ऑफ S1 वेक्टर ds, ये क्या अपने आप में सर्किल है, सर्किल होने के कारण इस पूरे का इंटीग्रेट लिया, मतलब इस पूरे सर्किल का एरिया लिया हमने। एरिया लेंगे तो इसका कितना प्राप्त होगा, पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ds, सही है नहीं, क्लोज पाथ इंटीग्रेशन ऑफ ds, ये सर्किल वाला एरिया हो गया। इसी तरीके से ये हमने लिया क्लोज पाथ इंटीग्रेशन S2, क्या हो जाएगा, ds, ds का कितना होगा यहां पे, ds का एरिया हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, अगर हमने r लिया तो r लेना पड़ेगा यहां पे, पाई आर स्क्वायर। देखो ये वाला एरिया है, ये रेडियस है इसका, यहां पर ये वाला रेडियस लिया स्मॉल r, ये हमारा रेडियस स्मॉल r लेकर चल रहे हैं, इस कारण ये पाई आर स्क्वायर आया। अब आ जाइए इस लेंथ पर, इस लेंथ का हमने इंटीग्रेशन लेना है, इंटीग्रेशन ऑफ ds, किसके लिए, S3 के लिए। अब जरा इस चीज को समझिएगा, हमारे पास एक ये सिस्टम है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, सही नहीं, अगर हम इसको इस तरीके से मोड़ देते हैं तो क्या बन गया, सिलेंडर बन गया या नहीं, क्लियर है। अगर हम रेक्टेंगल का एरिया लेते हैं तो क्या होता, लेंथ इंटू ब्रेथ, जब ये सिलेंडर बन गया तो सिलेंडर बनने पर क्या होगा, लेंथ तो वही रहेगी, लेंथ में तो कोई परिवर्तन नहीं है, सही है नहीं, और जो ब्रेथ है वो किस में बदल गई, सरकमफेरेंस में बदल गई या नहीं, ठीक है नहीं। तो अब यहां पर क्या बन जाएगा, इसका एरिया चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी हो गई L, और ब्रेथ किस में बदल गई, सरकमफेरेंस में, परिधि में, तो ये क्या बन गया 2 पाई आर एल। तो किसी सिलेंडर के 3 पार्ट होंगे हमारे पास, एक S1, एक S2 और एक S3। जरूरत पड़ने पर हम अलग अलग एरिया का मान निकाल सकते हैं। क्लियर? ये तो हमारा 4 तरह से हुए, एक सर्किल के लिए, एक स्क्वायर के लिए, एक क्यूब के लिए और एक सिलेंडर के लिए। यहां पर भी अब हमें एक बात देखनी है मैंने बार बार आपसे कहा है कि जो एरिया वेक्टर होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होगा, मतलब तल के लंबवत प्रेक्षक की ओर, सही है। ये सब के सब जितने भी लिए थे, मैं आउटसाइड में खड़ा हुआ था, अब मैं इनसाइड में पहुंचता हूं। जैसे कमरा है, जिस कमरे में हम खड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं कमरे में बैठे हुए हैं, हम कमरे को लेते हैं, वो एक क्यूब है, ठीक है नहीं, क्यूब है। तो अब हमारा एरिया वेक्टर किधर होगा, हम फर्श पर खड़े हैं, फर्श को हम ऊपर से देख रहे हैं, तो ऑब्जर्वर की ओर होना चाहिए एरिया वेक्टर, तो फर्श पर ऊपर की ओर एरिया वेक्टर आएगा, सही है नहीं। और अगर हम छत को देखते हैं, छत को देखेंगे तो क्या होगा, छत को हम देख रहे हैं तो एरिया वेक्टर किधर होगा, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, प्रेक्षक की ओर, तल के लंबवत प्रेक्षक की ओर। तो छत पर मेरी तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ स्थिति सदिश आएगा, एरिया वेक्टर आएगा, सही नहीं। अगर हम इस साइड में, लेफ्ट साइड में देखें, लेफ्ट साइड में किधर होगा, मेरी साइड में, इधर से अंदर की तरफ आएगा, और इस साइड में भी अंदर की तरफ आएगा। आप एक तरीके से समझ सकते हैं, मैंने एक ये बॉक्स ले लिया, ठीक है नहीं, बॉक्स के अंदर हम यहां पे पहुंच गए, अंदर वाली सतह पर। अब अगर हम अंदर खड़े हैं, अंदर खड़े हैं, तो आप ये समझिएगा इस बॉक्स के अंदर हम किस तरीके से पोजीशन वेक्टर लेंगे। पोजीशन वेक्टर की स्थिति क्या है, हम यहां पे खड़े हुए हैं अंदर की साइड में, ये छत है,
तो छत पर ये वाली स्थिति सदिश हो जाएगी ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है नहीं। नीचे यहां पर खड़े हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्थिति सदिश ऊपर की ओर हो जाएगा। अब इधर पीछे वाली दीवार पे क्या हो जाएगा, बाहर की ओर। इधर वाली दीवार पे क्या हो जाएगा, इस साइड में। ये पोजीशन वेक्टर बता रहा हूं मैं। इधर वाली दीवार पे किधर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर, ये वाला हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। और ऐसे ही सामने वाली पर जाएंगे, जब हम इधर दीवार खड़ी कर देंगे, इस तरीके से कर देंगे अंदर की साइड में, तो ये इस साइड में हो जाएगा, अंदर की साइड में। तो ये इनर वाली स्थिति हो गई। और अगर हम आउटर वाली स्थिति देखें तो आउटर वाली स्थिति में आपको मालूम है हर समय क्या आ जाएगा, यहां पर ऊपर लंबवत बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर, इधर लंबवत बाहर की ओर, इस साइड में लंबवत बाहर की ओर, इस साइड में लंबवत बाहर की ओर। और अगर हम इस साइड में देखेंगे तो यहां पर लंबवत बाहर की ओर। सही है नहीं। स्थिति सदिश सदैव लंबवत बाहर की ओर, मतलब प्रेक्षक की दिशा में होता है। हमने अभी तक सर्किल किया है, स्क्वायर, क्यूब, सिलेंडर। अब हम करने जा रहे हैं स्फीयर। स्फीयर, अब स्फीयर किस तरीके से, ये एक स्फीयर है जिसका हमने रेडियस आर लिया है। यहां पर हमने इस तरीके से एक स्मॉल सेगमेंट ले लिया जिसे हम ds कहेंगे, लाइक दिस। ये स्फीयर हमने स्मॉल सेगमेंट लिया, ये वाला, ठीक है नहीं। अब ये अगर हम यहां पर इस स्मॉल सेगमेंट में इसका वेक्टर एरिया लें, ठीक है, एरिया वेक्टर लें, तो ये क्या होगा, रेडियस से होता हुआ जाएगा और ये इस तरीके से निकलेगा। इसका यूनिट वेक्टर किधर जाएगा, देखो ये वेक्टर ds हो गया और यूनिट वेक्टर किधर जाएगा, ये एज ए रेडियस के नॉर्मल जाएगा, तो ये क्या हो गया, n कैप। सही है नहीं। ये इसी साइड में जाएगा क्योंकि रेडियस पे इसे n कैप भी ले सकते हैं, अपने r कैप भी ले सकते हैं। हमें इसी तरीके से इस पर जा रहा है, इसी की सीध में, ये वाला यूनिट वेक्टर के रूप में। क्लियर है। तो अब हमें यहां पर क्लोज्ड पाथ इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ds लेना है। इसका मतलब समझिए, मतलब क्लोज पाथ इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर इस पूरे के अंदर हम स्मॉल सेगमेंट लेते हैं, इस तरीके से अलग अलग स्मॉल सेगमेंट लेते हैं, इन सभी को जोड़ दिया, इन सब के एरिया को जोड़ दिया जाए तो एज ए स्फीयर बनेगा या नहीं, स्फीयर का एरिया। तो स्फीयर का एरिया इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ds क्या हो जाएगा, यहां पर आपका ये हो जाएगा ds n कैप। तो यहां पर ds कितना आ जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर n कैप। अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ ds लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। यहां पर हमने वेक्टर नहीं लगाया तो यहां पर यूनिट वेक्टर भी नहीं लगेगा। सही है नहीं। तो इस तरीके से इसका यहां पर हमने स्फीयर का क्लोज पाथ इंटीग्रेशन निकाल लिया, एरिया वेक्टर निकाल लिया। ये जितने भी मैंने सिस्टम किए हैं, हमने ये आपके डायग्राम लिए हैं, इतनी फिगर्स लिए हैं, सर्किल की, स्फीयर की, स्क्वायर की और सिलेंडर की। ये सारी की सारी फिगर्स, इन पर आधारित आपको न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं और इन सब का जो ds निकालते हैं आपको निकालना पड़ेगा, तभी न्यूमेरिकल होगा, वरना नहीं। अगर आप इसे समझ लेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये पूरा का पूरा टॉपिक जो आज का है, आपको एरिया वेक्टर निकालने के लिए मैंने बताया है, क्योंकि हमारा मेन जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स टॉपिक है, अगर हम उसे कवर करेंगे तो लेंदी हो रहा है थोड़ा सा। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में से कंटिन्यू करेंगे, जिससे कि आपको ये टॉपिक पूरी तरह से समझ में आ जाए। परंतु आपको
एरिया वेक्टर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंप्लीट न्यूमेरिकल इसी पर बेस्ड है। एज ए फुल टॉपिक ये कभी नहीं पूछा जाता है, परंतु इस पर डिपेंड न्यूमेरिकल और पूरे थ्योरी इसी बात पर डिपेंड है। तो ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। नमस्ते।